बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो बहुत हौलनाक किस्म का डेडलॉक है जहाँ पे पहुँच गई है। और ये डेडलॉक क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, हुआ ये है कि सारी चीज़ें ठीक डायरेक्शन में चल रही थी। एन उस वक्त हुकूमत ने एक ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया जो ना कानूनी तौर पर दुरुस्त है, ना इखलाकी तौर पर दुरुस्त है। हुकूमत ने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी के अंदर जो है वो जो इसका एक तरीक़ाकार था, जो उसका एक एक्ट था, उसके अंदर तरमीम कर दी। और तरमीम करके कादी फ़ायद ईसा साहब को ये इख्तियार दे दिया कि 3 सीनियर जजेस बैठें। इसके बजाय आप ये करें कि अपनी मर्ज़ी का एक जज बैठा के तो आप 2 एक की अक्सरियत से जो चाहें आप बेंच बना लें। तो एक डिक्टेटर जैसे इख्तियार कादी फ़ायद ईसा साहब को दे दिए हुकूमत ने। अच्छा, इस मामले के ऊपर जो कमेटी के एक और मुस्तकिल मेंबर हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो इसके अंदर नहीं बैठता। और उन्होंने जो तहरीरी तौर पर एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी एक तो ऑर्डिनेंस हंगामी बुनियादों के ऊपर, कैसे हंगामी बुनियादें हैं ही नहीं, ये अचानक जारी कर दिया गया और चंद घंटे के अंदर ये सारी कार्रवाई की गई। जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना था और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों अवेलेबल थे। कादी फ़ायद ईसा साहब उस दिन जो है वो गायब थे, वो नहीं आए। जुमे वाले दिन जो है चंद घंटों के अंदर पहले कैबिनेट, फिर सदर और फिर कादी फ़ायद ईसा, इन तीनों ने एक एक्टिविटी की और उसके नतीजे में जो तरमीम की गई वो लागू हो गई और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बाहर हो गए। और उनके बाद जो है बाकी जजेस को छोड़ते हुए नीचे से जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को कादी साहब उस कमेटी के अंदर ले आए। मंसूर अली शाह साहब ने कर दिया उसका बाइकआउट। अब हुआ यह है कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसके तहत कादी फ़ायद ईसा साहब को एक बहुत बड़ा और ताकत का इख्तियार मिल गया है, इस ऑर्डिनेंस को बार बार चैलेंज किया गया। यानी लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और कराची हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। उन दोनों के अंदर एक ही दम फैसला आया, कल के दिन में एक ही वक्त में अचानक फैसला आया, जो महफूज फैसले सुना दिए गए। और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 तारीख अक्टूबर की, यानी 2 तारीख, कितना लंबा टाइम दे दिया। और सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो 3 तारीख दे दी, यानी उन्होंने भी एक लंबा वक्त दे दिया। इतना लंबा वक्त क्या ऐसे अहम तरीन मामले को दिया जा सकता है? क्योंकि ये फौरी नौयत का मामला है। और फौरी नौयत का मामला ये कैसे है, इसको जरा समझ लीजिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने बेंचेस बनेंगे वो यही कमेटी बनाएगी। अगर तो ये ऑर्डिनेंस गलत है तो वो जो बेंचेस बनेंगे वो गलत है, और अगर ये ऑर्डिनेंस ठीक है तो बेंचेस बनेंगे वो ठीक है। दूसरी जानी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सारे जज बैठे और बैठकर फैसला कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 2 पटिशन इसके खिलाफ दायर कर दी गई हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को सुना जा सकता है? मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में इसको इसलिए एंटरटेन किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे जी हाई कोर्ट में सुना जा रहा है तो हम यहाँ पे क्यों सुने। लेकिन उसूलन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाना चाहिए। वफाक का वकील ये बात हाई कोर्ट के अंदर खड़ा होकर कह भी रहा था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगा कैसे? क्योंकि इस वक्त की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसी के ऊपर तो एतराज़ है। जो पटिशन आई है वो भी उसी के खिलाफ आई है और उसी के खिलाफ ये केस लगा है। तो क्या वही कमेटी बेंच बनाएगी? ये है एक ऐसा नुकता जहाँ पे आके मामला फंस गया है। और अगर वो कमेटी बेंच नहीं बनाएगी तो दूसरा रास्ता ये है कि तमाम जजेस जो है वो चाहे फुल कोर्ट का बेंच बनाकर बैठ जाए, चाहे अपनी इंटरनल मीटिंग करके बैठ जाए, और जो 19 जजेस इस वक्त मौजूद हैं वो बैठकर फैसला करें कि क्या ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया ये ठीक है या गलत है। मैं कादी फ़ायद ईसा साहब का एक स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कादी फ़ायद ईसा साहब माजी में इसके बारे में क्या कहते थे। कादी साहब कहते थे शट डाउन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। इफ़ लॉज आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ऑर्डिनेंसेज, कि अगर आपने कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं ऑर्डिनेंसेज के जरिए से तो फिर आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें, उसको बंद कर दें। ये जनाब कादी फ़ायद ईसा साहब कहते थे। और ये जो स्टेटमेंट है कादी फ़ायद ईसा साहब का, ये पुराना है, यानी 2019 में सितंबर 24 2019 में ये छपा हुआ है। और कादी फ़ायद ईसा साहब उस वक्त इस तरह की बातें करते थे कि जनाब आप तो कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। और फिर इन्होंने कादी साहब ने बाद में 2022 में एक फैसले में लिखा कि बहुत ही हंगामी सूरत हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो और हालात को बहुत अजीबोगरीब हो तो फिर आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई हंगामी सूरत नहीं थी। हंगामी सूरत क्या है कि हुकूमत की सारी तवज्जो और हुकूमत की सारी उम्मीदें वो 30 सितंबर को जो फैसला आ रहा है या जो केस लग रहा है उसके साथ वाबस्ता है। वहाँ पे कादी फ़ायद ईसा साहब ने एक ऐसा बेंच बनाया हुआ है जिनमें 3 जजेस कादी फ़ायद ईसा साहब के हम ख्याल हैं, और उनमें एक जज वो है जो एडहॉक जजेस तैनात किए गए थे, उनमें से एक को ले आए हैं आईनी नौयत का मुकदमा सुनने के लिए। सिर्फ उसमें जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रखा गया है अपोजिशन के लिए। अब मामला ये है कि अगर वहाँ पे 30 सितंबर को ये केस लगता है, अव्वल तो इसमें कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें उठ जाएंगे और ये बेंच टूट जाएगा, फिर दोबारा बेंच बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा बेंच बनाना पड़ेगा तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वही कमेटी बैठेगी और बैठकर दोबारा बेंच बनाएगी। तो अगर वो दोबारा बेंच बनता है तो फिर कादी साहब दोबारा एक ऐसा बेंच बना देंगे जिसका फैसला जो लोग कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो हुकूमत के हक में आ जाएगा। हुकूमत चाहती क्या? हुकूमत ये चाहती है कि इस पार्लियामेंट में जितने भी MNAs हैं, चाहे उनका ताल्लुक फजल रहमान साहब की पार्टी से है, चाहे उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, उन सबको मजबूर किया जाए ताकत के ज़रिए से, लालच के ज़रिए से, ज़ोर ज़बरदस्ती, अगवा के ज़रिए से, फैमिलीज़ के अगवा के ज़रिए से, कारोबार के मामला को दबाने के ज़रिए से। क्योंकि इस वक्त हुकूमत को कोई नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत अंधी हुई है ताकत के नशे में और ताकतवर उसके साथ खड़े हुए हैं, लिहाजा वो किसी का भी बाजू मरोड़ देते हैं। तो ताकत का इस्तेमाल करके जिस मर्जी को दबाकर उससे वोट लिया जा सके। देखिए इस वक्त बहुत सारे जो MNAs हैं
उनका जब बाजू मरोड़ा जाता है तो वो ये कहते हैं जी वोट दे नहीं सकते, अगर देंगे तो हम तो वोट काउंट भी नहीं होगा सर, फायदा कोई नहीं है, और आपकी खातिर तो हम अपनी एमएनए की कुर्सी भी कुर्बान कर सकते हैं साहब, लेकिन वोट ही काउंट नहीं होगा, आपको क्या फायदा होगा, तो आप हमें छोड़ दें अल्लाह का वास्ता। इस तरह लोग अब कर लेते हैं। लेकिन तब क्या होगा, वो कहेंगे जी ठीक है आपका वोट तो काउंट हो रहा है, आप वोट डाल दें, आपको दोबारा फॉर्म 47 पे जिताकर हम इसी असेंबली में पहुंचा देंगे। अब हुकूमत की पूरी तवज्जो इस पे है कि किसी तरह फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुले, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुले, किसी तरह धोस धांधली ताकत जबर जुल्म और फस्तायत का रास्ता खुले। और वो रास्ता कौन खुले? जनाब काजी फायद ईसा साहब, क्योंकि उन्होंने अब बेंच बना दिया है एक ऐसी मुतनाज़ कमेटी में बैठकर जिसके ऊपर सीनियर 3 जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तो ये मामला जो है वो अब ये सूरत इख्तियार कर गया। इसमें एक चीज़ और भी हुई काजी फायद ईसा साहब के साथ, जिसके ऊपर आपको सबको मजम्मत करनी चाहिए। देखिए ये क्रिस्टीज़ डोनट्स है, एक बेकरी है इस्लामाबाद में, यहाँ पे काजी फायद ईसा साहब अपनी फैमिली के साथ गए थे और वहाँ पे एक सेलमैन ने उनके साथ बदतमीजी की और उसकी वीडियो भी बनाई। अच्छा वो यानी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि काजी फायद ईसा साहब के दौर में ख़वातीन के साथ बड़ी बदतमीजी हुई है, ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, औरतों को सड़कों पर घसीटा गया है, औरतों को जेलों में बेगुनाह डाला गया है, जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया गया है, लिहाजा काजी साहब डिज़र्व करते हैं। लेकिन देखिए दूसरी जानिब एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी। हमारे मुआशरे में आपका कोई बदतरीन भी दुश्मन होना, तो जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर जनाना साथ उनके मौजूद हो तो फिर वो ये कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, पीछे हट जाते हैं कि छोड़ दो इस वक्त, इसको जाने दो, ख़वातीन साथ है। तो काजी फायद ईसा साहब के साथ जो हुआ वो काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और इस तरह की चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ काजी फायद ईसा साहब को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। यानी वो नौजवान ने जो कहा उसकी एक की गलती हो सकती है, लेकिन जिस तरह ये सोशल मीडिया पे फैल रहा है, जिस तरह इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, ये बताता है कि लोग एक्चुअली क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। काजी फायद ईसा साहब को देखना चाहिए कि बाकी घरों में भी ख़वातीन है, जो बाकी ख़वातीन है उनकी भी इज्जत है। इस मुल्क में खातून सिर्फ शरीफ खानदान की या जरदारी खानदान की नहीं होती। इस मुल्क में जो ख़वातीन है वो बाकी सबके खानदानों की भी ख़वातीन है, उनकी भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है। तो काजी साहब के दौर में जितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं वो भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो है उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। बार इस वाक़े के बाद से लेकर अब तक जो है वो लोग धड़ाधड़ वहाँ पर जाते हैं और जाके वो डोनट्स खाते हैं और उसकी वीडियो डालते हैं। नाज़रीन, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है उनके हवाले से बार बार खबरें आती हैं और अब तो खबर ये आई है कि उनके आने के बाद, यानी मेरी चंद लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा 4 चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई हैं। 4 चीज़ें ऐसी हुई हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के आने के बाद जिनकी तवक्को नहीं की जा रही थी और ये अजीब है। मैंने कहा जी आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा जी एक तो एक बेचैनी है अदलिया के अंदर और कुछ इख्तलाफात जो हैं वो रिपोर्ट भी हुए हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, मीडिया के ऊपर ऐसे ओपनली रिपोर्ट नहीं होते लेकिन इख्तलाफात की खबरें मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो ATC के जजेस हैं जो बहुत तेज़ी से केसों के फैसले सुना रहे थे और केसेस बनतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये हुई इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। तीसरी उन्होंने कहा कि जब से आलिया नीलम साहिबा आई हैं अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुकदमा चल रहे थे वो बहुत स्लो डाउन हो गए, यानी उनके ऊपर जो फैसले हैं वो बहुत स्लो हो गए, चीज़ें बहुत नीचे चली गई, बहुत स्लो हो गई है, जिसकी वजह से एक बेचैनी भी है वकला में भी और कोर्ट्स के अंदर भी है, यानी कि ये चीज़ें क्यों स्लो हो रही हैं। और चौथी चीज़ जो उन्होंने रिपोर्ट की वो बड़ी खौफनाक है। वो ये है कि शुरू में आपको याद होगा एक रिपोर्ट किया था, कुछ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था और ये दावा भी किया था, हमने भी ये बात बताई थी उन्हीं को कोट करते हुए कि आलिया नीलम साहिबा डट गई हैं और उन्होंने कहा कि मेरे से पहले वाले चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जो 6 जजेस देकर गए थे उनमें से जिन 4 को आप तब्दील करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन को हम बता रहे हैं कि हम नहीं तब्दील करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब आलिया नीलम साहिबा ने टाइम गुजारा तो अब पता चल रहा है कि उन्होंने मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या उनके इलेक्शन कमीशन के अमले से, और उस मुलाकात के बाद जो है वो उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया और 4 रिटायर जजेस जो हैं उनको हाजिर सर्विस जजेस की जगह लगा दिया गया। यानी अब ये रिपोर्ट हुआ है, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ये बात बता रहे हैं और लगातार ये रिपोर्ट हो रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बात की है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के जजेस मिल गए हैं। तो अगर इस तरह के जजेस मिल गए हैं तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं, जैसे पहले फॉर्म 47 जाली देकर छीन ली गई थी, फिर तो ट्रिब्यूनल के अंदर इंसाफ भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर आप बोलें तो इलेक्शन कमीशन का मतलब यह है कि धांधली, इलेक्शन कमीशन का मतलब यह है कि एंटी इमरान खान, इलेक्शन कमीशन का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी। और यह साबित हुआ जब केस चला मखसूस नशिस्तों का, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल ये जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि हैरत अंगेज तौर पे इस तरह का था कि लगता था कि वो एक पार्टी के तौर पे शरीक है जो नहीं चाहती कि उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सीटें मिल जाए। तो अभी भी उनका यही रोल है। 7 मरतबा वो बैठे, उन्होंने आपस में मीटिंग्स की हैं, बार बार मुलाकातें की हैं, उनको सिर्फ एक हुक्मनामे पर अमल करना है। यहाँ एक मुंशी से ज़्यादा किरदार उनका नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो है वो मुतफिका तौर पर एक फैसला दे दिया है। उन 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद की बजाय वो एक के बाद एक मीटिंग करते चले जा रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी और अमल नहीं होगा। मुझे याद है नवाज शरीफ ने एक दौर में कहा था कि ये इंसानों की बस्ती है, ये हैवानों की बस्ती नहीं है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला करे और उसके ऊपर आप अमल दरामद ना करें। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। उसके नतीजे में एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था। तो ये नवाज शरीफ साहब की एक्सट्रीम पोजीशन थी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। लेकिन अब जब काजी फायद ईसा साहब का दौर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आ चुका है,
तो बतौर चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे कि अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले पर अमल दरामद करवा सके। और मुझे इसकी बज़ाहिर वजह ये लगती है कि वो फैसला क्योंकि खुद उस फैसले से इख्तलाफ रखते थे, तो इसलिए शायद वो अमल दरामद या करवाना नहीं चाह रहे, या फिर वो अमल दरामद ना होता हुआ देखकर उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। एक और ये मौलाना फजल रहमान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की इस्लामाबाद में। अच्छा, इस हवाले से जो है वो नॉर्मली बातें वही हुई जो पहले भी हो रही थी। मैंने एक दो सहाफ़ियों से रब्ता किया, मैंने उनसे पूछा, समरबाज साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मुझे बताया कि एक्चुअली था क्या। उन्होंने कहा जी रूटीन की वही सारी चीज़ें जो मौलाना साहब पहले कह रहे थे। मौलाना साहब ने आइन के आर्टिकल्स बताया जनाब कि ये बहुत प्रॉब्लम हो गई थी जब हुकूमत ये लेकर आ गई तरमीम हमारे पास, तो हमने कहा जी ये चीज़ें तो अब नहीं कर सकते। उसके बाद सरदारी साहब ने और तरह से मिन्नत की, शहबाज शरीफ साहब ने और तरह से की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने और तरह से की, बिलावल ने और तरह से बातें की। मौलाना साहब ने वही बातें बताई जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक्चुअली मौलाना साहब कहना क्या चाहते थे, कोई ऐसी बात जो उन्होंने हट के गई। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब ने ये बताया कि जो उनका अपना घर है ना भाई, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं डीए खान, उन्होंने कहा जी वहाँ पे मुसल्ला अफराद गश्त कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं, और वो ऐसे हैं कि रॉकेट लॉन्चर और क्लाशनकोफ लेके जो है वो मेरे घर के सामने से गुजर रहे हैं। इस किस्म की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, और इस पर वो रियासत और रियासती इदारों को जिम्मेदार करार दे रहे थे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर उन लोगों को इलेक्शन हरवाया गया जो लोग हालात को बेहतर कर सकते थे या ठीक कर सकते थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब एक्चुअली रियासती पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे थे और अपने ऊपर जो उनको खतरात हैं उन खतरात से भी उन्होंने मीडिया को आगाह किया कि वो कितने दबाव में हैं और उनके ऊपर किस किस्म के खतरात मौजूद हैं इस वक्त। तो नाज़रीन, काजी फायदी साहब, मैंने आपको बताया था हुकूमत की सारी उम्मीद इस बात पे है कि फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला जो है उनके हक में आ जाए। अब जरा मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मेरी एक बड़े सीनियर लॉयर है, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बड़े आसान अल्फाज में एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा जी अपने सुनने वालों को आप ये बताएं ताकि सबको समझ आ जाए। वो कहते ये हैं कि अगर कोई आदमी अपनी पार्टी से बगावत करके किसी और मौक़िफ़ के ऊपर वोट डाल दे तो करना यह है कि वो बंदा जो है उसको डिस्क्वालीफाई आप कर दें सज़ा के तौर पे कि जनाब इसकी सीट हमने ले ली है, सज़ा दे दी है क्योंकि इसने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की और गलत काम किया। लेकिन वो जो गलत काम उसने किया है वो वोट उसका गिनती में आ जाए, वो वोट गिना जाएगा। इसका उन्होंने मुझे सादा एग्जाम्पल बताया। उन्होंने कहा जी अब फ़र्ज़ करें किसी ने चोरी की है, चोर चोरी का माल ले गया और ले जाके चोरी का माल उसने अपने गुरु को दे दिया, तो चोर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा लेकिन गुरु से माल बरामद नहीं किया जाएगा, वो माल गुरु के पास रहेगा और वो जस्टिफाइड है। आपको बात समझ आई? एक लोटा उसको आप चोर समझ लें, उसने अपनी पार्टी से चोरी की और जाकर वोट डाल दिया, यानी अपने गुरु को जाकर, यानी पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या बाकी जमातें जो हैं वहां पे जाके उनको वोट दे दिया, चोरी का माल जाके अपने गुरु को दे दिया। सबको पता है कि गुरु के पास चोरी का माल पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये नहीं होगा कि चोरी का माल बरामद करके असली बंदे को वापस दे, नहीं, वो कह रहे हैं चोर को हम जेल भेज देंगे, यानी उस लोटे को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लेकिन वो जो गुरु है या पीपल्स पार्टी का या पीएमएलएन का जो भी गुरु है जिसके साथ भी डील होगी, वो गुरु जो है उसके बाद वो चोरी का माल रहेगा, वो वोट काउंट हो जाएगा। यानी ये तारीख का एक अनोखा तरीन फैसला होने जा रहा है और शुभ है कि ये फैसला इसी तरह होगा, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स और सबका ये कहना है कि उठाने का मकसद ये है कि ये फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला जाए ताकि आईनी तरमीम करके काजी फायदी साहब को एक्सटेंशन दी जा सके। नाज़रीन, दो छोटी खबरें मैं आपको ज़्यादा दे दूँ। एक तो ये है कि पूरे पंजाब के अंदर बैनर्स लगे हुए हैं कि सेहतमंद पंजाब, और जो वज़ीर आला पंजाब के वालिद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो इलाज करवाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। यानी आज इनकी तीसरी चौथी नस्ल जो है वो इक़्तिदार में है, 4 दहाइयाँ इनको हो गई हैं यहाँ पे इक़्तिदार के अंदर। अब तक ये एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे इस ख़ानदान का इलाज हो सके, यानी ऐसी इनको नायाब बीमारियाँ हैं कि इनका इलाज ही पाकिस्तान में नहीं हो सकता और ये अब तक कोई अस्पताल नहीं बना सके। तो एक्चुअली इनका इलाज नहीं है, वो इनकी इंटरटेनमेंट है, और ये एक हिकमत अमली के तहत जाते हैं। लंदन में रहते हैं, वहाँ सेफ रहते हैं, वहाँ पे जाके एक बयानिया बनाने में भी इनको आसानी रहती है, फिर जायदादें और औलाद वहाँ पे है तो दिल भी वहाँ पे लगता है। अब तो एक और चीज़ है नाज़रीन कि इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास और उसकी कार्रवाई हो रही है, और एन उस वक्त आप दीदा दलेरी देखें और इसराइल का आप ताकत का मुजाहरा देखें कि एन उस वक्त वो अटैक कर रहा है गज़ा के बाद लबनान पे। गज़ा में उन्होंने इंसानी लाशों से भरा हुआ एक कंटेनर भेज दिया और ये बताया भी नहीं, उनकी शनाख्त भी नहीं हो सकती। तो इस पर जो गज़ा की अथॉरिटीज़ है उन्होंने वो वसूल करने से इनकार किया। जी बताएं पहले ये कौन लोग हैं, कहाँ आपने इनको मारा, इनकी शनाख्त बताएं फिर हम आपसे लेंगे। कंटेनर भर के उन्होंने लाशों का दिया। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि लबनान में जो उन्होंने अटैक किया 600 औरतों और बच्चों समेत लोग शहीद हो चुके हैं और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 2500 से ज़ायद है, जबकि 90,000 अफराद इस वक्त तक बेघर हो चुके हैं। और ये अटैक वो कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम इतना शदीद फ़िज़ाई हमला इसलिए कर रहे हैं कि हम ग्राउंड पे अपनी फोर्सेस को अब लेकर जाएंगे, और ये उस वक्त हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है और दुनिया इस पर कुछ नहीं कर पा रही। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।